मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। भारत कहाँ खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ की धमकी कितना उसके लिए नुकसानदेह है, क्या ट्रंप फिर से यू टर्न लेंगे, रिवर्सल होगा उनका, या ट्रंप अभी इस तनाव को और बढ़ाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न हैं जो भारतीयों के मन में हैं। अब एक बात अच्छे से समझिए, और एक ताज़ा आंकड़ा आया है जिसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं, और मेरा ये विश्लेषण बहुत ध्यान से सुनिए। चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि हमारा जो सामाजिक परिवार है वो इन बातों को जैसे समझता है और एक बार समझ जाता है, जैसे मैं भी खुद भी वैसे ही हूँ कि किसी चीज़ पर कन्विंस हो गया, मेरी समझ में वो आ गया, तो फिर मैं उसको बहुत अच्छे से समझा पाता हूँ, बहुत अच्छे से बता पाता हूँ। पिछले कुछ समय से मेरी एक बड़ी चिंता थी, और ये पूरे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 वर्षों की ये बड़ी चिंता थी। मोदी सरकार, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहें, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहें, सरकार की जो भूमिका होती है उसकी बात करें, पॉलिसी का डायरेक्शन कितना ज़बरदस्त होगा उसकी बात करें, तो बहुत बढ़िया जा रहा था। लेकिन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के चलने के लिए दोनों कांधे पर होना चाहिए ना वजन। एक कांधा होता है सरकार का, एक कांधा होता है निजी क्षेत्र का। ये कोई कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट कंट्री तो है नहीं, भले हम लोग सोशलिज्म सेकुलरिज्म की बात करें, लेकिन ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, और ये कैपिटलिस्ट कंट्री भी नहीं है। हमारा देश दूसरे तरह से व्यवहार करता है, हमारे देश में चलने का अलग तरीका है। सरकार नीतियां बनाए, उन नीतियों के हिसाब से निजी क्षेत्र भी अपने आप को तैयार करे। सरकार नीतियां बनाने के साथ साथ देश का जो आधारभूत ढांचा है उसको बहुत दुरुस्त करे। अब जो ये आंकड़ा आया है वो आंकड़ा है, ये बता रहा है कि निजी क्षेत्र पहली बार निकलकर खुलकर निवेश करने के लिए तैयार हुआ है, फर्स्ट टाइम। और 25 वर्षों का ये सबसे शानदार आंकड़ा है, 20 वर्षों का, 25 नहीं 20 वर्षों का, 2005 से अगर मोटा मोटा कहें। इसका मतलब क्या हुआ, 99 से 2004 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में देश के जितने बड़े रिफॉर्म आपको याद आए, टेलीकॉम रिफॉर्म, पावर रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जितने भी रिफॉर्म आपको याद आए, एग्रीकल्चर ये वाला नहीं, ये तो अभी भी रह गया है, उसको मोदी पिछले दरवाजे से ला रहे हैं, कृषि कानून वाला। लेकिन वो सारे रिफॉर्म आए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा, शानदार सड़कें, किसी को कल्पना भी नहीं थी कि हमारे देश में ऐसे हाईवेज बनेंगे, ऐसे एक्सप्रेसवेज बनेंगे, किसी की इमेजिनेशन से भी बाहर की चीज थी। ये सब हुआ, पूरे देश को सड़क से भी घूमा जा सकता है, ये तो अकल्पनीय था, लेकिन ये सब कुछ हुआ। एक तरह से कहें कि भारत सही मायनों में अर्थव्यवस्था खुली हुई वो बनी। अब जाहिर है जो पीवी नरसिम्हा राव ने किया था, पीवी नरसिम्हा राव जैसा दूरदर्शी नेता, उसने किया, अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को कहा कि इस पर रास्ते पर आगे बढ़ो। चूंकि कांग्रेस परिवार में गांधी परिवार के अलावा किसी को श्रेय देना नहीं है, तो उनको लगा कि ये मनमोहन सिंह है, जिनको राजीव गांधी ने एक बार क्या कहा था, बंच ऑफ जोकर या कुछ ऐसा कुछ कहा था, नीति आयोग के तबे थे, तो ये मनमोहन सिंह का अच्छा मोहरा दिखे, उनको लगा चलो सही है, ये कर लेते हैं, और मनमोहन सिंह को श्रेय दे दिया। पीवी नरसिम्हा राव को नहीं मिलना चाहिए, ये मन में था, दिमाग में था। अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में जाती है, अप्रत्याशित तरीके से शाइनिंग इंडिया कर दिया था, इंडिया शाइनिंग कैंपेन ध्वस्त हो गई, और एक तरह से कहें कि जो देश की प्रगति, विकास का रास्ता जो हम आज बात कर रहे हैं वो सब हम कब का हासिल कर लेते। अर्थव्यवस्था वहीं की वहीं रह गई, 11वीं पोजीशन पे ही रह गए हम, जितने सुधार थे वो ठंडे बस्ते में चले गए। जो नेशनल हाईवेज का काम था 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर ऐसा औसत आता था, वो 8 किलोमीटर पे आ गया। ये सब हुआ यूपीए के 11 साल 10 सालों में, 11 साल कह रहा हूँ, 11 साल तो इधर हुई, 10 सालों में। अब उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई, खींच के वापस लाना था, सारे बड़े रिफॉर्म करने थे, डिमोनेटाइजेशन किया जिससे अर्थव्यवस्था बेहतर हो, फिर वो जो जैम ट्रिनिटी की बात होती है, जनधन, आधार, मोबाइल, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने की, कानून ख़त्म किए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक किया, भारत में कैसे आए तो पीएलआई जैसी पॉलिसी ले आई, एसईजेड जैसे मूर्खता पर नहीं पड़े। मैंने यूपीए के समय में लिखा था कि एसईजेड
भारत में ये नहीं चल पाएगा। ये चीन ने जब किया था तब किया था। अब भारत सरकार जो काम कर रही थी और पिछले कुछ समय से कहा जा रहा था, तो अब आप देखें तो सड़कें, क्या सड़कें हैं दुनिया के किसी हिस्से से, क्या हवाई अड्डे हैं, क्या हमारे रेलवे स्टेशन और ट्रेनें हैं, मतलब सब कुछ बहुत शानदार हो गया। बंदरगाह, हमारी अपनी कंपनियां बड़ी हो गई। अब प्राइवेट सेक्टर वो आने लगा है। और ये आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब ये आंकड़ा देखा तो मुझे लगा कि इस आंकड़े पर तो बहुत ठीक से बात होनी चाहिए, शायद उस तरह से बात नहीं हुई। अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और ये एक, मैं जब देख रहा था आंकड़ा तो मुझे लगा कि इसको, ये HSBC परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI, HSBC फ्लैश इंडिया कंपोजिट PMI आउटपुट इंडेक्स, ये जरा समझिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये सुनने में आपको लग रहा होगा। दरअसल ये आंकड़ा ये बताता है कि किसी देश में अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है, उस अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र का कितना योगदान है। अब एक लाइन में पढ़ रहा हूं, ये मैं बिजनेस स्टैंडर्ड की ये लाइन पढ़ रहा हूं। इंडियाज प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी रिकॉर्डेड इट्स फास्टेस्ट ग्रोथ सिंस द स्टार्ट ऑफ सर्वे डेटा इन December 2005, with the headline HSBC Flash India Composite PMI Output Index rising over 4 points to 65.2 from 61.1 in July, according to S&P Global on Thursday. इसका मतलब ये हुआ कि 2005 दिसंबर में ये शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक प्राइवेट सेक्टर उस तरह से आया ही नहीं। निजी क्षेत्र में जो काम उसको करना चाहिए था, और मैंने बताया ना कि दोनों कांधे पर नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, अब प्राइवेट सेक्टर भी उसमें उसी तरह से शामिल हुआ। नंबर 1। दूसरा क्या, 2005 के बाद से रिकॉर्ड हाई पे है। इसका मतलब है कि वो जो रनवे तैयार हो गया था, टेक ऑफ हो गया है, जहाज उड़ चला है। अब ऊंची उड़ान का समय, लंबी जगह जाने का समय, और नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों में खींचकर भारतीय अर्थव्यवस्था को यहां लेकर आए हैं, जहां ट्रंप का टैरिफ भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालांकि क्या ट्रंप भी, जो मैंने शुरू में कहा, कुछ रिवर्सल, कुछ यू टर्न, या फिर और ज्यादा खींचना, दोनों हो सकता है। मतलब ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी हैं, तो पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब ट्रंप का टैरिफ भी रोक नहीं पाएगा। हमारे पास ऑल्टरनेटिव मार्केट्स हो रहे हैं, हम दूसरी तरह से उसका जो कहें कि भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर कहूं, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी देश से अगर उसको एक्सपोर्ट इकोनॉमी तैयार करनी है तो उसके लिए यूएस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो ऐसे मार्केट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कोई ये अगर कहे कि नहीं कोई नुकसान ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला। 0.2 to 0.3% ये इकोनॉमी में हमारा हो सकता है, नहीं आधा % से थोड़ा कम, वो सब अपनी जगह। लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है उसको रोक रहा है, उसको बाधा दे रहा है। लेकिन अगर भारत का प्राइवेट सेक्टर अब उस तरह से तैयार हो गया, जो कि दिख रहा है, इसी में आगे है ये HSBC के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं प्रंजुल भंडारी। वो क्या कह रहे हैं, द सर्विसेज फ्लैश PMI touched an all-time high of 65.6, led by a sharp pickup in new business order, both export and domestic. इसको ध्यान से सुनिए, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ इसको। The manufacturing flash PMI rose further, inching closer to the 60 mark, led by a smart rise in the new domestic orders, growth of new export orders. However, remained unchanged at July's level. Margins improved as the rise in output prices was much faster than that for input cost. क्या क्या होता है, इसको अलग अलग समझिए। सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है। अब दोनों का मूल क्या है, हमारा अपना घरेलू बाजार से ही हो, दुनिया से हमें ऑर्डर मिले, यानी डोमेस्टिक ऑर्डर बढ़िया हो और एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़िया हो। अब इसमें जो लाइन है क्या लिखा हुआ है, अ शार्प पिकअप इन न्यू बिजनेस ऑर्डर्स बोथ एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक।
यानी दुनिया में भी हमारे यहाँ सामान जा रहा है और यहाँ भी मांग अच्छी। यहाँ मांग अच्छी होने का मतलब लोगों के हाथ में पैसे हैं, जेब में पैसे हैं। अब ये जो है इसको आप समझिए, लंबे समय से जो भारत सरकार कर रही थी, अब वो होता हुआ दिख रहा है। अब वो होता हुआ दिख रहा है। भारत सरकार की वो जो तैयारी थी कि किसी भी तरह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो आ जाए, तो वो दिख रहा है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि अमेरिका, ट्रंप भारत को लेकर वो हो सकता है रिवर्सल कर लें, कुछ भी कर लें। अब मार्को रूबियो और जो बेसेंट और उनके जो लोग हैं वो तो नवोरो, वो सब तो यूएस इंडिया रिलेशन बर्बाद करने पर लगे। हालांकि मार्को रूबियो का मैं अभी पोस्ट देख रहा हूं, क्योंकि अभी भारत में अमेरिका के नए राजदूत होने जा रहे हैं सर्जियो गोर, और मार्को रूबियो लिख रहा है, आई एम एक्साइटेड अबाउट द प्रेसिडेंट्स डिसीजन to nominate Sergio Gore to be our next ambassador to India. He will be an excellent representative of America in one of the most important relationships our nation has in the world. यही मार्को रूबियो 5 दिन से ऊट पटांग बात कर रहे थे। आज कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है दुनिया में। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसके साथ रखते हो उसके साथ ये करते हो। अंडर सेक्रेटरी हैं डिफेंस के एल्ब्रिज कोल्बी का जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे क्या लिखा गया है, इट विल बी सुपर्ब टू हैव प्रेसिडेंट ट्रम्प्स वाइज एंड ट्रस्टेड काउंसलर सर्जियो गोर एज आवर एम्बेसडर टू इंडिया. The US-India relationship is tremendously important and it will be critical to have someone so able and insightful in this key role. अब इसको आप समझिए, सर्जियो गोर आंख कान माने जाते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर क्या कहा, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट आई एम प्रमोटिंग सर्जियो गोर टू बी आवर नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स। ये भी देखिए, इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। सिर्फ वो भारत के राजदूत नहीं है, भारत में राजदूत नहीं है अमेरिका के, ये दक्षिण और मध्य एशिया में विशेष दूत भी हैं। सिर्फ भारत में दूत के तौर पर नहीं आ रहा। एज डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल, सर्जियो एंड हिज टीम हैव हायर्ड नियरली 4000 अमेरिका फर्स्ट पैट्रियट्स अक्रॉस एवरी डिपार्टमेंट ऑफ आवर फेडरल गवर्नमेंट इन रिकॉर्ड टाइम. Our departments and agencies are over 95% filled. Sergio will remain in his current role at the White House until his confirmation. मतलब उनको साउथ और सेंट्रल एशिया में अपना स्पेशल एनवॉय भी बना दिया, अमेरिका का राजदूत बना दिया भारत में। उसके बावजूद जो प्रेसिडेंशियल पर्सनल का है वो अधिकार भी उनके पास है, और वो करें 95%, 4000 के आसपास नियुक्तियां हो चुकी हैं जो पैट्रियट हैं, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले हैं। सर्जियो इज ए ग्रेट फ्रेंड who has been at my side for many years. He worked on my historic presidential campaigns, published my best-selling books and ran one of the biggest super PAC, which supported our movement. Sergio's role as director of presidential personnel has been essential to delivering on the unprecedented mandate that we received from the American people. For the most populous region in the world, it is important that I have someone I can fully trust to deliver on my agenda and help us make America great again. Sergio will make an incredible ambassador. Congratulations, Sergio. उस पे इन्होंने लिखा है अंडर सेक्रेटरी जो डिफेंस स्टाफ है। ये सामान्य नहीं है, मतलब इसको जरा आप समझिए, ये बहुत सामान्य नहीं है। अब चूंकि सर्जियो गोर क्या लिख रहे हैं जरा इसको भी समझ लीजिए। Beyond grateful to real Donald Trump for his incredible trust and confidence in nominating me to be his next US ambassador to India and special envoy for South and Central Asian affairs, nothing has made me prouder than to serve the American people through the great work of this administration. Our White House has achieved historic results in making America great again. It will be the honor of my life to represent द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जाहिर है
ये जितना कुछ चल रहा है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हर कोई ये कह रहा है कि भाई आपका ये जो अपॉइंटमेंट है वो किस लिए महत्वपूर्ण है, और जो लोग देख रहे हैं वो उसको क्या कह रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये अपॉइंटमेंट कितना महत्वपूर्ण है। ये आप समझिए, जितने भी लोग हैं अमेरिकन इसको उम्मीद से भी देख रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग इसको उम्मीद से देख रहे हैं। इसको आप समझिए। इसका मतलब ये हुआ जो वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो भी इसको लेकर बड़े उम्मीद से हैं। अब सवाल यही है कि ये क्या करेंगे, ये जो कुछ भी है उसको और आगे बढ़ाएंगे, यानी झगड़ा बढ़ेगा, या जिनके बारे में जो कहा जाता है कि ये अकेले व्यक्ति हैं जो किसी भी वक्त जाकर बोल सकते हैं ट्रंप से कुछ भी, या वो अपनी वो भूमिका निभाएंगे। अब जाहिर है ये जो सवाल है इसका जवाब तो बाद में आएगा, लेकिन ये इस समय पे आ रहा है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही मतलब जिस जगह पहुंच चुके हैं वो बहुत ही खतरनाक राह पर हैं, बहुत ही खतरनाक मोड़ पर हैं। यहाँ से कैसे लौटेंगे, लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, ये कहा जा रहा है। अच्छा, ट्रंप तो ट्रंप है, उनके फॉर्मर एनएसए रहे जॉन बोल्टन के घर पे उन्होंने एफबीआई की रेड करवा दी है। ट्रंप का अपना तरीका है। अभी जॉन बोल्टन ने एक अखबार से बात करते हुए, भारतीय अखबार से बात करते हुए कहा था कि ये जो ट्रंप हैं ये अमेरिका रहने लायक ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति रहने लायक ही नहीं। ये तो सचमुच ट्रंप को सीधे सीधे चिढ़ा देने वाली बात थी। वो चिढ़ गए। अब व्हाइट हाउस के डायरेक्टर से गोर यहां आ रहे हैं, वहां उस पर छापा मरवाया जा रहा है, और सर्जियो गोर की उम्र है मात्र 38 वर्ष, 38 ईयर्स। कमाल की बात यह है कि इनका जो करियर है वो बहुत मतलब ज़बरदस्त तरीके से है, जो उनकी ग्रोथ है इस तेजी में वो भागे हैं। उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा था ना ट्रंप ने कि हमारे लिए किताबें लिखी और ये सब किया, वो सारी चीज़ें। तो दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनके साथ उन्होंने पब्लिशिंग हाउस शुरू किया था और उसी पब्लिशिंग हाउस के जरिए उन्होंने ये सब किया। अच्छा, आपको एक बात और मैं याद दिला दूं, एलन मस्क बहुत नज़दीकी थे ट्रंप के। कहा जाता है कि एलन मस्क जो आउट हुए उसमें बड़ी भूमिका सर्जियो गोर की रही। मस्क ने तो इनको स्नेक कहा था, समझिए। अब एरिक ग्रेसेटी जब से गए हैं तब से यूएस एम्बेसडर की पोस्ट यहां भारत में वो खाली थी। अब सवाल यही है कि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अभी तक किसी को दोनों एक साथ नहीं देते थे, ये दिया गया है। अच्छा, सर्जियो गोर का जो करियर है या जो जीवन है वो भी बड़ा विचित्र है। 1986 में ये उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे, सोवियत यूनियन, सोवियत संघ में। उसके बाद फिर माल्टा, फिर आगे गए, उनका परिवार माल्टा में रहा। फिर 99 में वो छोड़े, फिर अमेरिका चले गए, वहाँ जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की उन्होंने। पहले लॉस एंजल्स में रहते थे, वो सब उन्होंने किया। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जानकारी महत्वपूर्ण है, ट्रंप के इतने नज़दीकी, इनका जो नाम सर्जियो गोर है वो कैसे आया जानते हैं? ये दरअसल जब यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे थे, गोरखोवोस्की का शॉर्ट है गोर, क्योंकि सोवियत यूनियन में पैदा हुए थे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और ये वहाँ एक्टिविस्ट रहे, पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जॉन मैकेन की टीम में रहे 2008 में। उस वक्त बराक ओबामा से वो लड़ रहे थे। 13 में ये एक जो रैंड पॉल वहाँ के सीनेटर हैं केंचुकी के, उनकी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का हिस्सा रहे। 2020 में उनको छोड़कर ट्रंप विक्ट्री फाइनेंस कमेटी में चले आए। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ वो पब्लिशिंग हाउस शुरू किया, जो उसमें किताबें वगैरह लिखी। और नवंबर 24 में ये व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल इनको बनाया। बहुत बड़ी चीज़ होती है व्हाइट हाउस डायरेक्टर बनना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब सवाल ये है कि क्या ये भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की एक्सेस के तौर पर आएंगे या बाढ़ के तौर पर आएंगे? आने वाले समय में ये तय होगा। ये हिस्सा मैंने क्यों बताया? क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये सारी चीज़ें जो हम समझ रहे हैं वो अमेरिका नहीं समझ रहा होगा, ऐसा नहीं। तो पहला वाला हिस्सा जो मैंने आपको बताया कि हमारी अपनी प्राइवेट
जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई है। 2005 से जब से HSBC ने PMI शुरू किया है तब से अब तक 20 सालों का सबसे रिकॉर्ड है। 50 के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है, वो 64.2, 62.4 और एग्जैक्ट आंकड़ा देख लेता हूँ क्योंकि ये आंकड़ा तो सामने ही है, 65.2 61.1 से, और दूसरा है 65.6। तो बहुत शानदार है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भारत के उद्योगपति, निजी कारोबारी, भारत सरकार, वो सब मिलकर इस तरह का वातावरण, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे कि ट्रंप का टैरिफ फुस हो जाएगा। और हम तो उम्मीद ये भी करते हैं कि ट्रंप अपनी इस टैरिफ वाली थ्रेट को अब थोड़ा बैक करें, पीछे जाएं, उनके पास भी बहुत रास्ता है नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।